नमस्कार। आज हम 25 अगस्त 2003 को मुंबई में हुए दोहरे बम धमाकों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये शहर के लिए वाकई एक बहुत ही दुखद दिन था। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था, जांच कैसे हुई और फिर उसका नतीजा क्या निकला। हाँ, ये वो धमाके थे जिन्होंने पूरे मुंबई को बल्कि देश को हिला दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार। हाँ, दोनों ही बहुत व्यस्त इलाके। बिल्कुल, और वो भी दोपहर के खाने के समय। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 52 लोगों की जान गई और करीब 300 लोग घायल हुए थे। तो आज हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे थोड़ा समझें। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या तथ्य सामने आते हैं। चलिए तो घटना से ही शुरू करते हैं। तारीख थी 25 अगस्त 2003 और वक्त था दोपहर का। हाँ, पहला धमाका हुआ गेटवे ऑफ इंडिया पर, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, और दूसरा जवेरी बाजार में। जवेरी बाजार, जो गहनों का मार्केट है, मुंबा देवी मंदिर के पास। बहुत भीड़ रहती है वहां भी। और जो तरीका था, बम टैक्सियों में रखे गए थे, ये बात काफी चौंकाने वाली थी। बिल्कुल। और ये जो जगहों का चुनाव है, गेटवे और जवेरी बाजार, और फिर ये तरीका, ये काफी सोचा समझा लगता है। हाँ, मतलब साफ है कि निशाना भीड़ ही थी। हाँ, गेटवे पर पर्यटक, जवेरी बाजार में खरीदार। मकसद शायद यही था कि ज्यादा से ज्यादा जाने जाएं, ज्यादा दहशत फैले। और टैक्सियों का इस्तेमाल वो शायद इसलिए कि आसानी से भीड़ में गाड़ी खड़ी की जा सके बिना किसी शक के। एक तरह की रणनीति थी ये। अच्छा, फिर इसकी जिम्मेदारी क्या किसी ने ली थी? देखिए, स्रोतों के अनुसार शुरुआत में तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन बाद में जो शक की सुई घूमी वो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की तरफ। और जांच वो कब तक आगे बढ़ी? जांच तेजी से हुई। करीब एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब 31 अगस्त 2003 तक 3 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन थे वो? अशरफ अंसारी, हनीफ सईद और उसकी पत्नी फहमीदा सईद। अच्छा। और इनके पीछे का मकसद क्या बताया गया, मतलब जांच में क्या निकला? हाँ, तो जो बात सामने आई स्रोतों के हवाले से, वो ये कि हनीफ सईद को दुबई में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने कथित तौर पर भर्ती किया था। भर्ती किया था, किस लिए? मकसद बताया गया था भारत में जो पहले मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे, उनका बदला लेना। ओह, अच्छा, तो ये एक बदले की कार्रवाई बताई गई। हाँ, ऐसा आरोप था। और फहमीदा पर यह आरोप लगा कि उसने धमाकों के लिए सही जगहें, मतलब गेटवे और जवेरी बाजार चुनने में मदद की। और अशरफ अंसारी ने कथित तौर पर जवेरी बाजार वाली टैक्सी में बम रखा था। तो ये पूरी एक योजना लगती है। फिर कानूनी कार्रवाई कैसे हुई? जी, मामला फिर अदालत गया। अगस्त 2009 में एक विशेष पोटा अदालत थी। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट वाली? हाँ, वही। उस स्पेशल कोर्ट ने इन तीनों को, हनीफ, फहमीदा और अशरफ अंसारी को दोषी पाया। और सजा, सीधे मौत की सजा। मौत की सजा, ये तो बहुत गंभीर फैसला है। क्या अदालत ने कोई खास कारण बताया था इसके लिए? रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली बात। बिल्कुल। अभियोजन पक्ष ने एक बहुत अहम दलील दी थी जो स्रोतों में मिलती है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन धमाकों से ठीक एक महीने पहले 28 जुलाई 2003 को घाटकोपर में एक बस में धमाका हुआ था। हाँ, वो जिलेटिन वाला धमाका हाँ, था शायद। जिलेटिन वाला। उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। तो अभियोजन का तर्क ये था कि जब उस धमाके से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये लोग चाहते थे, तो इन लोगों ने एक महीने बाद और ज्यादा तबाही मचाने का फैसला किया। और इसीलिए आरडीएक्स इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। उन्होंने इस बार आरडीएक्स जैसा कहीं ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटक इस्तेमाल किया। तो अदालत ने इसी इरादे को, कि पहले कम नुकसान हुआ तो फिर और बड़ा हमला किया, और इस क्रूरता को देखते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और मौत की सजा दी। समझ में आया। मतलब सिर्फ धमाका नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो सोच थी उसे आधार बनाया गया। फिर ये मामला हाईकोर्ट भी गया होगा। हाँ, बिल्कुल गया। फरवरी 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पोटा अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी। तीनों की मौत की सजा बरकरार रखी। यानी हाईकोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने एक और चीज की। इसी केस में 2 और आरोपी थे, मोहम्मद अंसारी लड्डू वाला और मोहम्मद हसन बैटरी वाला। अच्छा, उनका क्या हुआ था? उन्हें निचली पोटा अदालत ने बरी कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने उनके बरी होने के फैसले को पलट दिया, रद्द कर दिया। मतलब उन्हें भी दोषी माना? नहीं, पूरी तरह से नहीं। कोर्ट ने कहा कि उन पर अब पोटा के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धाराओं के तहत चलेगा। अच्छा, तो पोटा हटा दिया गया उनके केस से। हाँ, इससे शायद ये लगता है कि हाईकोर्ट उनकी भूमिका को मुख्य साजिशकर्ताओं से थोड़ा अलग मान रहा था, लेकिन उन्हें पूरी तरह बेगुनाह भी नहीं माना। उन पर आईपीसी के तहत केस चलेगा। तो अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें,
अगस्त 2003 में धमाके, उसी महीने गिरफ्तारियां, फिर फरवरी 2004 में चार्जशीट, सितंबर 2004 से ट्रायल शुरू। हाँ, फिर 2009 में निचली अदालत का फैसला और 2012 में जाके हाई कोर्ट की पुष्टि। ये तो करीब 9 साल लग गए। जी हाँ। ये दिखाता है कि ऐसे मामलों में, खासकर जहां आतंकवादी निरोधक कानून लगते हैं, न्याय प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2003 के मुंबई धमाके एक सोची समझी आतंकवादी कार्रवाई थी। इसके पीछे कथित तौर पर बदला लेने की भावना थी। नतीजा ये हुआ कि कई जानें गईं और सालों तक एक कानूनी लड़ाई चली, जिसमें आखिर में 3 लोगों को फांसी की सजा मिली। हाँ, और ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में आता है, जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं क्या सवाल? कि ऐसी भयानक घटनाओं के बाद समाज न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाता है? कहाँ तक सुरक्षा बढ़ाई जाए और कहाँ लोगों की अपनी निजी आज़ादी शुरू होती है? वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है।